तो वही करेगा, कर ले कुछ नहीं होगा, धक्के खा रहा हूँ, नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा हूँ। तो ये जो सोसाइटी है ना, बहुत हम पेज पे एक्टिव रहे, हम लोग लोगों से बात करते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट 200+ लोगों से इन पर्सन मिल चुके हैं। हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके थॉट प्रोसेस चेक करते हैं, वो किस एज में किस प्रॉब्लम में है हम वो भी डिस्कस करते हैं। 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा। सबसे पहली जो इंडियन पेरेंट्स, हमें इंडियन पेरेंट्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे एक सर हैं हमारे, मैम भी हैं। बच्चा भी है जो हाँ कर रहा है। तो वो जो इंडियन पेरेंट्स के डायलॉग होते हैं ना, लड़की 14-15 साल की एज में होती है और उससे बोलते हैं रोटी बनाओ। ससुराल वाले क्या कहेंगे, रोटी बनानी नहीं आती है, और अगर रोटी गोल नहीं है तो तुम्हारा पति छोड़ के भाग जाएगा। मतलब ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है कि 14-15 साल की एज में जो बच्चा होता है बहुत सेंसिटिव और इमेच्योर होता है। तो उसको अगर 500 बार एक ही चीज बोली जाएगी ना, तो वो शायद उसको बिलीव करना शुरू कर देगा, हाँ यार अगर रोटी नहीं बनाएगी तो मेरी जिंदगी सेटल नहीं होगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि 14-15 साल की उम्र में अगर हम बच्चों को रोटी बनाना सिखा रहे हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें मोटिवेट करें, उनसे पूछें कि वो आगे क्या बनना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट्स में है, तो ये बेकार है। हम उनको रोटी के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो हम लड़कियों को पहले से ही दबा रहे हैं, उनको हमेशा से दबाना ही सिखा रहे हैं ताकि वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही ना सकें। ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना आंटी, ये घर वालों से ना बात नहीं करती, और ये क्या करती है, इन्हें सबसे बेस्ट पॉसिबल वे आउट लगता है कि बॉयफ्रेंड बना लो। तो ऐसी लड़कियां जल्दी बॉयफ्रेंड बना लेती हैं। उन्हें लगता है कि ये बॉयफ्रेंड जो है मेरी सुनेगा, मेरी बर्दाश्त करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा? वो क्यों बर्दाश्त करेगा? उसके अपने घर में कम बन गए। मैं लड़कों में भी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। ये लड़कियों का मैं टॉपिक नहीं एंटरटेन करता हूँ, मैं इसे बाद में करूँगा। सेकंड प्रॉब्लम, पेरेंट्स एक डायलॉग लड़की को बोले या लड़के को बोले, किसी ना किसी को एक बार जरूर बोलते हैं। वो बोलते हैं अरे बाप ने ना भले ही 2 पैसे कम कमाए हो पर इज्जत पूरी कमाई है। मेरे पापा ने ये चीज बोली थी एक बार। मैंने उन्हें कहा था कि इज्जत से ही पे करते थे, मेरी फीस वगैरह वो पास हो जाता है, ऐसी पैसे वेस्ट किए मेरे। ये जो डायलॉग है ना, ये सिर्फ बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए बोला जाता है ताकि उन्हें फील हो। तो हमारे पेरेंट्स की ना ये गलत चीज़ है। हमारे पेरेंट्स जो है ना इमोशनल साइड को टच करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देखते। अगर पैसे नहीं हैं तो मत उसको इंजीनियरिंग में डालो भाई। मेरे घर वालों में डाल दिया, उसके बाद मैं लोन पे कर रहा हूँ। तो यही दिन देखना हो तो पहले BSc करवा देते। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है। और जो लड़के हैं, वैसे ही एक तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, दूसरा ऐसे में लड़कों की जो मम्मियाँ होती हैं ना, मेरी मम्मी ने भी शायद कभी बोला था कि है नहीं मेरा राजा बेटा, आंखों का तारा है तू मेरी। तो ये डायलॉग ठीक है, आप अपने बच्चों को अच्छा फील कराने के लिए बोल रहे हैं। उनको भगवान फील मत कराओ कि वही दुनिया के सबसे अच्छे हैं। वही लड़के हैं जो शाम को 5 बजे गली में खड़े होकर लड़कियां छेड़ रहे होते हैं, दूसरों की लड़कियां देख रहे होते हैं, और 1 इंच की क्लीवेज पे ना इनकी मेंटेलिटी लोग जज कर रहे होते हैं बाद में। ऐसा होता है, ये फैक्ट है। लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लड़कियां बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा सप्रेस किया होता है कि बोलो मत, टांगे फोल्ड करके बैठो, बाहर मत जाओ, शाम को 6 बजे से पहले घर आ जाओ। ये एम्बेरसिंग नहीं है, ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको देखा ना कि पेरेंट्स भी आए हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। मैं अपने पापा को बोल रहा था तो गला काट दूँ, तेरे साथ तो आना ही नहीं है। तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, मैंने रहने दो, घर से निकाल दोगे। ये लड़कों के साथ प्रॉब्लम है। और जब चढ़ाएंगे ना, बहुत चढ़ाएंगे, जब इन्हें गिराएंगे ना, इतना गंदा गिराएंगे, बोलेंगे तू तो चूड़ियां पहन ले। ये डायलॉग बोलते हैं, लड़कों को सुनने को मिलता है, शायद मैंने भी सुना, याद नहीं। और एक और डायलॉग होता है, जब देखो लड़कियों जैसा रोता रहता है। ये छोटे होते मजाक लगता है कि घर वाले मजाक कर रहे हैं, बच्चे को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बट वो जो 14-15 साल का, 12-13 साल का लड़का है, उसमें बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। उसको ये चीज़ फील होती है कि सारी लड़कियां बेकार हैं, वो जो पूरा फीमेल सेक्स है ना, ये पूरा इंफीरियर है और मैं बेटर हूँ। तो वो जब बड़ा भी हो जाता है ना, उसे हमेशा ये लगता है कि मैं नहीं रो सकता, अगर मैं रोऊंगा तो
तो लड़कियों जैसा होऊंगा, फिर मैं लड़कियों जैसा नहीं हो सकता। तो उसे लगता है कि नहीं रोना इज लाइक बीइंग मर्द। मर्द नहीं होता इससे मर्द नहीं होते। आप अपने एक्सप्रेशंस, अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं निकाल रहे हो, तो प्रॉब्लम है ये बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते। ऐसे लड़के जो होते हैं ना, ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियाँ, ऐसे लड़के फेसबुक पे बहुत मिलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 3 पेजेस हैं, बहुत पॉपुलर पेजेस हैं, और मैंने बहुत रिग्रेसली फॉलो किया इन पेजेस को। एक है हिंदुस्तान टाइम्स, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, और तीसरा है MTV। तो इन पेजेस पे जो कमेंट्स होते हैं ना लड़कों के, लड़कियां नहीं होती वहाँ पे रेशो होता है लड़के लड़कियों का 500:1। वहाँ पे सेक्स रेशो ऐसा होता है। तो एक है वो फेक प्रोवाइडर है, तो उसमें 500 लड़के एक ही लड़की को एक ही चीज बोल रहे होंगे, हाय डियर, हाउ आर यू डियर, वेरी ब्यूटीफुल डियर, नाइस आइज डियर। और जब वहां पर रिप्लाई नहीं आ रहा हो, लड़कों को दिख जाएगा कि भाई 500 बंदे एक ही पे चढ़े हैं, इनबॉक्स में मैसेज भेजेंगे, डियर कैन वी बी फ्रेंड्स, डियर कैन वी डू फ्रेंडशिप। मतलब ये जो डियर वर्ड है ना, उन्हें लगता है कि इंग्लिश का सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे अच्छा वर्ड है, इसे यूज करेंगे तो लड़की कैसे मना करेगी। एक और है, ये मैं कोई रिलीजन पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये फैक्ट है। मुस्लिम लड़के क्या करेंगे, लड़कियों को ना टेक्स्ट करेंगे अस्सलाम वालेकुम, और मुस्लिम में इस्लाम में ऐसा है कि आप किसी को सलाम बुलाओ तो जवाब देना बहुत जरूरी है। तो मेरे को एक लड़की ने स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसने पहले तो उसको दिया कि वालेकुम अस्सलाम रिप्लाई, और साथ में लिखा कि तुम लड़कों ने ना अच्छा तरीका अपनाया लड़कियों से रिप्लाई लेने का। उसने आगे 4 गालियाँ दी लड़की ने। तो काफ़ी लड़कों के लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग है, मतलब कितनी चीप हरकतें कर रहे हैं। तो जो हम जब ग्रो करना चाहते हैं ना, हम नहीं कर रहे। हमारी जनरेशन के लोग हैं वो बढ़ना चाहते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। वो लगता है कि एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, एक लड़की से फ़ोन पे बात हो गई, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लिया, तो ये डन, इससे ज़्यादा उनको चाहिए नहीं लाइफ में। और ये तो पेरेंट्स का इशू हो गया कि पेरेंट्स की जनरेशन ना कैसी है और उनके बच्चे कैसे आ रहे हैं। तो मैं बच्चों का भी इशू बताता हूँ। हम इसी जनरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला सोशल इशू जो मैं उठाऊंगा ना, वो है LGBT। 90% लोगों को सिर्फ LGBT की फुल फॉर्म भी नहीं पता है। मैंने किसी से नहीं पूछी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी को LGBT की फुल फॉर्म भी नहीं पता। 1 2 3 4 10 लोग होंगे, इसके अलावा किसी को LGBT की फुल फॉर्म भी नहीं पता है। ये प्रॉब्लम है। अभी सबको बोलूंगा ना होमोसेक्सुअलिटी क्या है, सबको पता होगा। अभी बोलूंगा 377 क्या है, सबको पता होगा। LGBT कभी किसी ने गूगल नहीं किया। तो भाई जनरेशन ना बहुत एडवांस है। इनको पता है कि रात को सोने से पहले अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है, और फ़ोन करके उनसे पूछना है जानू खाना खाया, जानू वो लड़की कौन थी जिसने तुम्हारे स्टेटस पे कमेंट किया, जानू हम कल मिले। तू नहीं पूछेगी तो क्या जानू खाना खाना छोड़ देगा? ऐसा नहीं होने वाला। तो और भी बड़े एम्बैरेसिंग चीज़ें लोग शेयर कर जाते हैं कई बार कि जानू कल मिलोगे, जानू उस लड़की से मिल रहे हैं, जानू हम सेक्स कब करेंगे, जानू हम किस कब करेंगे। और एक बहुत टिपिकल ब्लैकमेल है, ये मैं बताने वाला हूँ। ये मैंने कम से कम तो 10-15 लड़कियों से सुना है कि उनके बॉयफ्रेंड आएंगे, उनके पास सबसे आगे पहले बोलेंगे कि लेट्स हैव सेक्स। तो लड़की सबसे पहले मना करेगी कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो लड़का सबसे सही जवाब देगा, वो कहेगा मुझे पता तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सेक्स की, इसलिए तू मेरे से मना कर रही है, इसलिए तू चाहती नहीं कि मुझे पता चले कि तू वर्जिन नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लड़कियां जो होती है ना, वो खुद को प्रूव करने के चक्कर में ना कई बार हो भी जाता है। ये लड़के भी खराब हैं, ये लड़कियां भी खराब हैं। LGBT मुझे अब आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये LGBT की फुल फॉर्म है। अब में से कितने लोग हैं जो LGBT को सपोर्ट करते हैं? LGBT क्यों सपोर्ट करते हैं? Okay, good. कोई और जिसको ऐसा लगता है कि यार लिव एंड लेट लिव, ऐसी अंडरस्टैंडिंग किसी की? जो भी करें हमें क्या मतलब उससे?
जो बाकी लोग हैं वो क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी एफर्ट नहीं मारा सर्च करने का। साइंटिफिकली प्रूवन है ये फैक्ट कि मोर देन 500 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में होमोसेक्सुअलिटी डिटेक्ट की गई है। जानवरों में आ गई है, इंसानों में है, कोई मानने को तैयार नहीं है। क्यों? हमें किसी और के तरीके से क्या प्रॉब्लम? मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत मुश्किल से उन्हें एक एक चीज लिख लिख के बार बार महीनों समझा के फाइनली एक्सप्लेन किया कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो नेचुरल है, वो बाय बर्थ है। ऐसा नहीं है कोई आदमी टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर देता तो वो ये हो गया, ऐसा नहीं है। और आप लोग जितने भी हैं जिनको पता है होमोसेक्सुअलिटी क्या है और जो एग्री कर रहे हैं, आपने कभी सोचा आपके पेरेंट्स कैसे सोचते हैं? कभी उनसे आर्ग्यूमेंट में पढ़ के देखो, पता चलेगा। पूछा क्या कहते हैं? क्यों? उनको लगता है कि नॉर्मल है, जो स्ट्रेट लोगों को हम नहीं कह रहे कि आप क्यों हो स्ट्रेट, तो यहाँ पे 50 लोग हैं, सिर्फ एक लड़की के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। सर आप सपोर्ट करते हैं? सर हमारी यही प्रॉब्लम है, जिन चीजों के बारे में हमारा व्यू पॉइंट नहीं है। हमारा इंडियंस की सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम यही है, हमारा किसी चीज पे कोई व्यू पॉइंट नहीं। कभी भी हमारा हमसे पूछ लो खाना खाया, खा लेंगे, खाने में क्या बना जो मर्जी बना लो, खा लेंगे। ऐसे ही है हमारा व्यू, हम हर चीज में ऐसे डिसाइड करते हैं। एक और दूसरी चीज, जो दूसरा कॉज है वो डिस्कस करेंगे, दूसरा रेप्स डेली होते हैं, डेली होते हैं। अभी जो लास्ट मैंने पढ़ा तो एक भाई ने अपनी बहन के साथ किए, ऐसे इंसेस्ट रिलेशनशिप्स भी होते हैं। और ऑब्वियसली हम लोग हर दूसरे दिन अगर एक रेप होता है ना, तो हर तीसरे दिन एक स्टोरी सुनते हैं कि कपड़े रीजन नहीं है। ऑफ कोर्स कपड़े रीजन नहीं है रेप होने का। इंडिया में बेसिकली रेपिस्ट है नहीं। इंडिया में ना अपॉर्चुनिस्ट होता है, इन्हें मौका चाहिए होता है बस। इन्हें दिखा होता है रोड पे लड़की है, कार में आओ, उसे उठाओ, करो और वापस छोड़ दो। ये होता है इंडिया में। इंडिया में रेपिस्ट नहीं है, इन्हें सिर्फ मौका चाहिए। और हम रेपिस्ट नहीं डिस्कस करने वाले, मैं आपको एक स्टोरी डिस्कस करूँगा। ऐसे जैसे इस एनजीओ से मुझे स्तुति ने कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि आप एक स्टैंड अप लो। तो ऐसे ही एक और एनजीओ था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि एक रेप विक्टिम है, आपको उनसे बात करनी है। तो मैंने कहा मैं ही क्यों बात करूँ? तो उन्होंने बोला कि शायद आप बात कर सकते हो अच्छे से, एक एनवायरनमेंट दे सकते हो कि वो कंफर्टेबल हो सके, ओके हो सके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड था कि हम लोग बात करने वाले हैं और मैं शायद उसे कन्विंस करूँगा, शायद वो ठीक हो जाएगी, बेटर फील करेगी। और क्यों ऐसा? क्योंकि पीवी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमारे थर्ड एडमिन और टीएच, हम 3 लोग ऑलमोस्ट दिन में 15 से 20 लोगों से बात करते हैं। और शायद 50 से 60 लोगों को ना हम रिप्लाई करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स का। तो इतने छोटे छोटे इश्यूज होते हैं कि हमें लगता है कि यार पता नहीं हमारे साथ तो कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, बहुत छोटे छोटे इश्यूज। तो जब ये रेप इंसिडेंट आया तो लगा कि शायद ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे हैंडल करने में थोड़ा टाइम लगे या बात करने में प्रॉब्लम हो। तो जो लड़की है 22 साल की है और उसका रेप चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे हुआ। और वो कार में थी अपने भाई के साथ, और उसके भाई के 2 फ्रेंड्स और थे। और पहले उसके फ्रेंड्स ने उसके भाई को मारा, उसके साथ उसकी बहन के साथ रेप हुआ और सब स्टोरी ख़त्म हुई। फाइनली उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे कनाडा भेज दिया कि वो रिलेटिव्स के यहाँ पे रहेगी टूरिस्ट वीज़ा पे, 2-4 महीने रहेगी, ठीक होगी, वापस आ जाएगी। इतने में उन्होंने केस वेस कर दिया लड़कों पे। तो मेरा एनजीओ से कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि आप फाइनली हम एक कॉल अरेंज करवाएंगे, आप उनसे बात करो। मैंने कॉल आया, वैसे मेरी बात हमारी 45 मिनट्स बात हुई मेरी उस लड़की से। तो पहले 2 मिनट में मुझे पता नहीं था कि मैं उससे क्या बात करूँ। और वो बहुत डिप्रेसिंग था क्योंकि हम लोग टोटल स्ट्रेंजर से पता नहीं घंटों बात कर लेते हैं। तो जब पता होता है ना आपको सामने कि फ़ोन पे एक ऐसी बंदी है जिसका भी रेप हुआ 2 महीने पहले, आप उससे कैसे बात करोगे? उस बंदी को इंग्लिश लिखनी नहीं आती थी, उसे हिंदी लिखनी नहीं आती थी, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, उसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, सिर्फ पंजाबी आती थी। तो 45 मिनट्स मेरी उससे बात हुई और मैंने उसको बोला कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। तो
व्हाट्सएप से बात करें या कुछ करें, तो फाइनली मुझे एनजीओ ने कहा कि उन्होंने आपको लेटर लिखा है, और वो लेटर मेरे पास अभी भी है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा उस लेटर में क्या। वो उसने लेटर में लिखा कि हाय, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ये लेटर इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं, प्रॉब्लम ये नहीं है उस लड़की के साथ रेप हुआ, प्रॉब्लम ये है उस रेप के बाद उसके दिमाग में चीज़ें क्या क्या आ रही हैं, वो सोच क्या क्या रही है। तो उसका था कि हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक उम्मीद भी बनी कि शायद आप मेरी हेल्प कर सकते हो। पता नहीं, मैं शायद बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इंडिया में बैठा हूँ, कनाडा में बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि शायद आप मेरी हेल्प भी कर सकते हो। तो उसके आगे उसने लिखा कि मुझे दुख इस बात का नहीं है जो मेरे साथ हुआ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हुई जिन्होंने कुछ करने से ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मुझे ही घर से बाहर निकाला। तो लिटरली उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे बहुत सुनाया इस बात पर कि उसकी वजह से उनका बेटा बिक गया। तो अपने बेटे पे इतना डिपेंडेंट होना चाहते थे वो अभी से कि शायद ये बड़ा होकर हमें पैसे देगा, हमारे साथ रहेगा, खाएगा पिलाएगा, और बेटी का क्या, वो शादी करके चली जाएगी। तो उन्होंने एक पॉइंट तो उस लड़की को ये भी बोला कि आप शादी कर लो अपने रेपिस्ट के साथ। पेरेंट्स ने बोली ये बात कि आप शादी कर लो अपने रेपिस्ट के साथ, उसने मना कर दिया। जैसे लेटर में आगे और लिखा था कि बुरा लग रहा है ये सोच के कि मेरे ही माँ बाप किसी एक दिन मेरी शादी कर देंगे, ये चीज़ बोलकर कि भाई शुद्ध देसी घी में पाली है मैंने अपनी लड़की, ये चीज़ बोलकर वो अभी भी हिम्मत रखते हैं कि वो शादी कर देंगे। और उसने लास्ट में लिखा कि मुझे अपने एनजीओ से और भी लोगों से बात कराओ ताकि मुझे पता चले कि हर आदमी ऐसा नहीं होता। और उसने बोला, लास्ट में लिखा हुआ था कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है और मैं स्टोर रूम में छुप छुप के ये लेटर लिख रही हूँ, तो प्लीज़ जब भी मन करे मुझे रिवर्ट बैक करना। लास्ट में उससे बहुत क्यूट लाइन लिखी हुई थी पंजाबी में, वो लिखा हुआ था तुहाडी निग्गी याद विच, यानी इन योर स्वीट मेमोरीज। उसने नीचे अपना नाम लिखा था शरण, उसका नाम है शरणप्रीत। वो लास्ट कॉन्टैक्ट था मेरा उस लड़की के साथ। उसके बाद उसके घर वालों ने उसे वापस नहीं बुलाया। जो उसके रिलेटिव्स थे कनाडा में, उनमें से एक आदमी ने उसके साथ रेप किया फिर से, और उसको बेसबॉल बैट से उसका मर्डर कर दिया। मुझे प्रॉब्लम किसी को भी रेप तो कोई चाह के नहीं रोक सकता, और फालतू के एक्यूजेशन हम लोगों पे लगा सकते हैं कि कपड़े की वजह से हुआ, लोगों की मेंटालिटी की वजह से हुआ, ये सब बात की बातें हैं। इससे पहले ये आता है हमारे पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या हम में से किसी ने सोचा हम इतने सारे लड़के यहाँ पे बैठे हैं और तो हमारी बहन या हमारी गर्लफ्रेंड के साथ रेप हो गया? हम दूसरों की बहनों को तो बहुत कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि यार हम तेरे साथ हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हम कैंडल मार्च करेंगे। अरे कुछ हो रहा है उससे, जब अपने घर पे होगा फिर पूछूंगा। आप में से कोई है जो अभी हो सकता है सुनने के बाद मोटिवेट होकर कोई बोल दे कि नहीं नहीं मैं अपनी बहन के साथ रहूँगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूँगा? मैं 100% श्योर हूँ यहाँ पे हर एक लड़की के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे लाइफ में ईव टीजिंग हुई है। आपको किसी ने बस में जरूर छेड़ा है, आपको किसी ने ऑटो में जाते हुए कमेंट पास किया है, और आपको टच भी किया होगा कई लोगों ने। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसको भी टच किया। यहाँ पे 3 लड़कियां ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके साथ कुछ ना कुछ हुआ। उनके बॉयफ्रेंड ने किया है या उनको रोड चलते किसी लड़के ने छेड़ा। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, इसके बाद उनको घर पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि माँ और बाप जो है वो 14 साल से 15 साल से रोटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। मैं हूँ, पीवी है, हम लोगों का एक एम हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है, जो हमेशा हमारा फोकस रहा है कि जिस जनरेशन में हम हैं ना, इससे बेटर जनरेशन लेकर आनी है, इससे ज़्यादा अच्छा करना है। बहुत सारे फेसबुक पेजेस, मैं अभी भी नाम भी ले सकता हूँ, लॉजिकल इंडियन और ROFL इंडिया, बहुत सारे पेजेस हैं, पोस्ट करते हैं, गायब हो जाते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, हम लोगों के सामने आते हैं, हम उनसे मिलते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो लड़कियां मेरे सामने बैठकर रोती रहती हैं बस, और कुछ नहीं करती। प्रॉब्लम ये नहीं कि उनके साथ कुछ हो गया, प्रॉब्लम ये है उनके पास कोई बंदा नहीं है सुनाने के लिए या डिस्कस करने के लिए।
पेरेंट्स इतना रूम देते ही नहीं है अपने बच्चों को कि वो कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। हम भी ऐसे पेरेंट्स बनेंगे अगर हम इंटेलेक्चुअली नहीं ग्रो करेंगे। हमें बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की टेंशन बहुत ज़्यादा है, ये नहीं पता कि रेप क्यों होते हैं, LGBT क्या है, 377 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किन किन कंट्रीज में है, किन किन कंट्रीज में नहीं है। हमें हमारा ध्यान ही नहीं है इन सब चीज़ों में। जब तक ये हमारे साथ नहीं होगा ना, खुद के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक कोई इस पे टेंशन नहीं लेने वाला, क्योंकि सबको लगता है कि ये सब तो होता रहता है। ये सब होता रहता है, ये इसीलिए होता रहता है क्योंकि हम इंडियंस हैं। हम लोगों ने सोच लिया कि वो जो 4 लोग हैं ना, हमने ब्लेम करने कि भाई 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग हमारे घर में ही हैं, वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं, और कोई कुछ नहीं करता। क्यों हम लोग हर बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाने पे लगे हुए? क्योंकि हमें शायद हमारे पेरेंट्स ने भी कभी कोई तीसरा ऑक्यूपेशन ही नहीं सुना। उन्हें लगता है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने ज़ेबा को भी बोला कि जिन बच्चों को हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं, कितना फंड इकट्ठा कर लेंगे, कितना टाइम पढ़ा लेंगे? एक पॉइंट आएगा कि उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। हम कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। और कुछ भी नहीं होगा उनका। वो शायद कभी 5th ग्रेड भी पास नहीं कर पाएंगे, 6th ग्रेड भी पास नहीं कर पाएंगे। तो इससे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होगा, अपनी सोच बदलने से होगा, अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर होने से होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बाहर निकलेगा। सॉरी, मैंने बहुत सीरियस टॉपिक ले लिया।